हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। नेक्स्ट टॉपिक्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग कैरी ऑन भी बोलते हैं। क्यों कैरी ऑन बोलते हैं? कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस होता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरी ऑन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। शेप वेरिएबल इन शेप, इसके शेप ओवल भी हो सकते हैं, एस्फेरिकल भी हो सकता है और पेयर शेप्ड भी होते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की संख्या पर इसकी साइज डिपेंड करती है। क्रोमोसोम की संख्या अगर ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, क्रोमोसोम की संख्या अगर कम हो तो न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा। केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियस इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से बना है? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन 80% होते हैं, डीएनए 12%, आरएनए 5%, लिपिड 3% और कार्बोहाइड्रेट्स वेरिएबल, इसमें इसका परसेंटेज घटता बढ़ता है। इस स्ट्रक्चर को देखो, प्लांट सेल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल स्ट्रक्चर है। ये देखो एनिमल सेल स्ट्रक्चर भी, ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस शो कर रहा है, ये न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में देख रहे हैं, ये देखो न्यूक्लियस कहाँ है इसका, ये देखो न्यूक्लियस कहाँ गया, ये न्यूक्लियस है इसका, है ना, ये न्यूक्लियस है। ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग एनिमल सेल का न्यूक्लियस देख रहे हैं। न्यूक्लियस को आपने अच्छी तरह से देख लिया। अब डिटेल्स इसका हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में चलते हैं हम लोग। न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप भी हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने पहले लाया है यहाँ पर तुम्हारे लिए। ये न्यूक्लियस है, देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या देख रहे हैं? ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन से ये सराउंड्स किया है न्यूक्लियस, हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड्स पाए जाते उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोलस है, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। और क्रोमैटिन, ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी रचना, जो उलझे हुए हैं, बिल्कुल उलझे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए दिख रहे हैं, घने हैं, डेंसी दिख रहे हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। अब रिमेंबर टू द पॉइंट, एक पॉइंट याद कर लेना अच्छी तरह से, तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगी और साथ ही साथ इसे समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। ए सेलुलर कंपोनेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस क्या है? सेलुलर कंपोनेंट है, सेल का एक कंपोनेंट है ये न्यूक्लियस, सेल का एक भाग है ये न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट, सेंट्रली लोकेटेड। सेल में जब देखोगे, अभी जैसे तुम्हें हमने दिखाया, प्लांट सेल में दिखाया, एनिमल सेल में दिखाया, न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन कहाँ पर शो किया उसने? सेंटर पे दिखाया। तो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस, याद रखना है। लार्ज इन साइज, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। आप देख रहे हैं अंदर में जितने भी ऑर्गेनिल्स दिखे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, वो सब छोटे थे इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। सो लार्ज इन साइज, न्यूक्लियस क्या होता है? बड़े साइज का होता है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, इसी आधार पर हम ये कहेंगे कि पूरे सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनमें ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, यानी लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के 2 कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म। आप यहाँ देख लीजिए, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है और इसके अंदर फ्लूइड्स जो पाए जा रहे हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो सब के सब न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट करता है। इसलिए हम लोगों ने न्यूक्लियस के 2 कंपोनेंट बताए, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप पहले देख लीजिए ध्यान से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे,
ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, और जब स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो खुद आप लिख सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये देखिए डबल मेम्ब्रेनस है, ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये देखिए डबल मेम्ब्रेनस है ना। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इन दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस पाए जा रहे हैं इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। याद रखेंगे, दो मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देख लिया, कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ अबाउट 75 एंगस्ट्रम इन थिकनेस। इस मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम होती है। ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इससे आपका, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ख़ास तौर से आपके लिए डिज़ाइन किया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना? एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना है? फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। किसका बना होता है? फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का बना होता है। इट कवर्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप का क्या काम है? ये कवर करता है किसको? न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। किसको कर रहा है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। ये न्यूक्लियस है, और स्पेशली यहाँ अगर हम देखें तो कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को, है ना। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स कर रहा है किसे? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। अब जैसे ये सेल के अंदर है, ये एक स्ट्रक्चर अभी आपने देखा प्लांट सेल, एनिमल सेल का, इस बीच में ये सेंट्रली प्लेस्ड है। जो सेंट्रली प्लेस्ड है तो इसके चारों तरफ जो थे ये साइटोप्लाज्म था भरा हुआ, और उसी साइटोप्लाज्म में और दूसरे ऑर्गेनेल्स मौजूद थे, इसीलिए हम लोग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? ये देखिए, न्यूक्लियस को अलग कर दिया और साइटोप्लाज्म को अलग कर दिया। ये बाउंड्री वॉल का काम कर रहा है। किसके लिए? दो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट किया इसने? न्यूक्लियस को साइड कर दिया, साइटोप्लाज्म को साइड कर दिया, ये बीच में आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच बीच में देखिए एक छोटे से पोर दिख रहे हैं। यहाँ पर भी पोर है, यहाँ पर भी पोर है, यहाँ भी पोर है, और भी पोर होंगे। इस पोर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले पोर कहते हैं छिद्र को, छेद को कहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले पोर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। सो पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर इज ऑक्टागोनल इन स्ट्रक्चर। जब इसे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो क्या देखा गया? कैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर? ऑक्टागोनल। कैसा होगा? ऑक्टागोनल होते हैं इसके स्ट्रक्चर। इट परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर में, बाहर में क्या था? साइटोप्लाज्म था, जो ये सेल में मौजूद था। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, दोनों में आदान प्रदान करने का काम करता है। किसे? मटेरियल्स को। इट परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। ये मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल्स का हो रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, किस रास्ते से हो रहा है? न्यूक्लियर पोर के रास्ते से होते हैं। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर समझ जाएंगे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको याद होता चला जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, सब्जेक्टिव आपके सामने है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट लिक्विड सब्सटेंसेस। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड सब्सटेंसेस हैं। विच कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। इसमें क्या मिल रहा है आपको? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं राउंडेड, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये जो धागे जैसी रचना देख रहे हैं आप, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो उलझे हुए दिख रहे हैं, ये क्या है? क्रोमैटिन है ना। तो ये इट इज़ ट्रांसपेरेंट लिक्विड सब्सटेंसेस विच कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें हमें मिल रही है, एक न्यूक्लियोलस है और दूसरा क्रोमैटिन मटेरियल है। इट कवर्ड द
इट कवर्ड विथ न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म किससे कवर किया हुआ है, बाहर से कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कवर करके रखे हुए हैं, इस न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोलस, ये है आपका न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को ध्यान से देखें, न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, याद रखेंगे न्यूक्लियोलस को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, फोंटाना ने किया था। वन और मोर इन नंबर, न्यूक्लियोलस की संख्या किसी भी न्यूक्लियस में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वन और मोर इन नंबर। इट इज़ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेनलेस होता है, ये सराउंडेड नहीं होते हैं। केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोलस किस चीज़ का बना होता है, याद रखेंगे आरएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से देखो यहाँ पर, ये बहुत ही माने रखता है यहाँ पर कि न्यूक्लियोलस आखिर किस चीज़ का बना होता है। तो कहता है न्यूक्लियोलस केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, याद हो गया। कहता है कि न्यूक्लियोलस किस चीज़ का बना है, तो ये केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है। इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, प्रोटीन को बनाने का स्थान देता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। तो ये हम इसको राइबोसोम को बोलते ही हैं क्या, प्रोटीन डिपोट बोलते हैं, प्रोटीन डिपोट कहलाता है राइबोसोम। सो न्यूक्लियोलस जो है ये फॉर्म करता है प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, प्रोटीन को बनाने का स्थान देता है, दैट इज़ राइबोसोम्स बनाता है, यानी ये राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है। इट्स फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक सेंटेंस बढ़ा दिया यहाँ पर। ये क्या कर रहा है, राइबोसोम्स बनाने का काम करता है, यानी राइबोसोम्स का क्या काम है, राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो इट्स फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स आरएनए प्रोडक्शन, और क्या करता है, आरएनए प्रोडक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल आप फिर देखें यहाँ पर, इसीलिए मैं बार बार हर पेज पर तुम्हारे लिए एक तस्वीर रख रहा हूँ, यहाँ पर डायग्राम दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ये जो थ्रेड जैसी रचना देख रहे हो, ये रस्सी जैसी रचना जो देख रहे हो, जो बिल्कुल एक दूसरे में उलझे हुए दिख रहे हैं अभी, ये कहलाता है क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमैटिन जो आज हम शब्द बोल रहे हैं, जो टर्म क्रोमैटिन यूज़ कर रहे हैं, टर्म क्रोमैटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, ये क्रोमैटिन टर्म किसका दिया हुआ है, फ्लेमिंग का दिया हुआ, याद रखना। टर्म क्रोमैटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। सो केमिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, कहता है कि ये किस चीज़ का बना होता है, ये धागा किस चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड क्या, डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। सो ये केमिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, आप अच्छी तरह से फिर देखें। कहता है कि क्रोमैटिन किस चीज़ का बना होता है, तो कहेंगे क्रोमैटिन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इनलार्ज्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर देखो बहुत लंबा है, ठीक है, मास गुच्छे में है ये, ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी रचना है ये। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, ये अभी डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अरेंज्ड नहीं है, ये बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है चारों तरफ से, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीज़न की क्रिया होती है, जब सेल डिवीज़न होता है, तब क्रोमैटिन जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और जब वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। देखो यहाँ पर सेल डिवीज़न का एक पार्ट हमने दिखा दिया। ये क्रोमैटिन जब सेल डिवीज़न की क्रिया में जाएगा, जब सेल डिवीज़न होने लगेंगे, तो ये क्रोमैटिन क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, छोटे और मोटे दिखने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। क्रोमोसोम है क्या, तो कहता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ये कब दिखेगा, जब सेल डिवीज़न की क्रिया होगी। ये
कब दिखेगा? जब सेल डिवीज़न की क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो से रिमूव कर जाते हैं, और जब यहाँ पर कंडेंसेशन होगा तो ये छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिसे देखना आसान होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में ये स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इट इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। ये क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर आपके लिए। कहता है ये किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। ये डीएनए का बना होता है और किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। किस प्रकार के प्रोटीन का बना होता है? कहता है हिस्टोन लाइक प्रोटीन। हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स के बने होते हैं। हिस्टोन क्या है? ए टाइप ऑफ प्रोटीन है। कहता है हिस्टोन प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हिस्टोन टाइप का है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये क्रोमोसोम्स जो है केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन लाइक प्रोटीन। याद हो रहा होगा तुम्हें, जितनी बार सुनोगे, जितनी बार रिपीटिशन दोगे, उतना आसान हो जाएगा। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसे लिसनिंग करो, सिर्फ ध्यान से तुम इसको सुनो और देखो, याद हो जाएगा। डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन, अभी आपने यहाँ देखा केमिकली कंपोज करता है डीएनए से और हिस्टोन लाइक प्रोटीन से। तो जो डीएनए है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन, कहता है डीएनए पे जीन मौजूद होते हैं, जीन का प्रेजेंटेशन होता है, जीन होते हैं। जीन एक्चुअल में डीएनए का ही बना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन विच कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीन क्या करता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। या हम डायरेक्टली बोलते हैं डीएनए क्या करता है? तो डीएनए जो है सो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो उसको कैरी करता है, और कैरी करके क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो जो जेनेटिक कैरेक्टर है, कहने का मतलब ये कि एक मम्मी पापा के जो 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों में जो कैरेक्टर्स दिखते हैं मम्मी पापा के, वो कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? ये डीएनए ही है, ये जीन ही है जो कैरी करता है उस इंफॉर्मेशंस को, और इंफॉर्मेशंस को कैरी करके ट्रांसफ़र कर देता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारी चीज़ हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। सभ्यों में जितने भी हम लोगों ने हेडलाइंस लगाए, सबों में उसके फंक्शंस भी दिख रहे थे, लेकिन ऑन होल कंक्लूजन एक यहाँ पर हमने स्टेप बढ़ाया है। यहाँ पर एक हेडलाइन लगा दिया, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें कुछ फंक्शंस आप देख लें और बाकी फंक्शंस आप यहाँ देख चुके हैं। इट पॉजेज ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है? कहता है कि इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस मौजूद होते हैं। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स जो बनते हैं, उनमें जो उसके कैरेक्टर्स आते हैं, वो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो इसी किसके कारण हो रहा है? न्यूक्लियस के कारण हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है ना। इट कंट्रोल्स द सेल मेटाबॉलिज्म, ये हेल्प्स करता है सेल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में। सेकंड पॉइंट याद हो गया। थर्ड कहता है, एंड लास्ट पॉइंट है, ऑल वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस आते हैं, जो विभिन्नताएं आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस किसके कारण से आते हैं? कॉज्ड बाय चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में जब चेंजेस आएंगे, जेनेटिक मटेरियल में जब चेंजेस आएंगे तो वेरिएशंस उत्पन्न हो जाएंगे। और ये चूँकि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो कहाँ रहा है? ये है कहाँ जेनेटिक मटेरियल? तो हम कहते हैं न्यूक्लियस में होता है। तो कहेंगे ऑल वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हमें उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगा होगा, वीडियो तुम्हें समझ में भी आया होगा। एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम इसे बार बार सुनो। बार बार सुनोगे तो ये रिपीटिशन होगा, और जितना रिपीट करते जाओगे इतना आसानी से याद होता जाएगा। तुम्हें याद करना बहुत ही आसान है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो ख़ास करके तुम्हारे लिए डिज़ाइन किया है ताकि तुम्हें यहाँ पर थ्योरेटिकल तो नोट्स मिल ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें अवेलेबल हो जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बनाना आसान हो जाएगा जब तुम इसे सुनोगे।
नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए और भी हम उम्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स।